नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनीस जीएस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स के फायदे, जो हम लोग कल पढ़े थे। कल हम लोग का जो क्लास चला था वो पेस्ट रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट्स के बारे में, यानी कैसे बनाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट्स, यानी रोग प्रतिरोधक तंबाकू का पौधा कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि जो तंबाकू के पौधा के अंदर मेलिडोगाइन इनकोग्निसिया परजीवी होता है, उसके अंदर के जीन को साइलेंट करके उसके अंदर जो प्रोटीन बनाता होगा, जो जीन प्रोटीन बनाता होगा, वो प्रोटीन बनाने वाले जीन को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस विधि के प्रयोग करके उस जीन को साइलेंट कर दिए। किस विधि का प्रयोग करके? तो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके हम लोग जीन को क्या कर दीजिए, जीन को क्या कर दिए, साइलेंट कर दिए। किसके अंदर के जीन को साइलेंट किए? तो जो मेलिडोगाइन इनकोग्निसिया था, मेलिडोगाइन इनकोग्निसिया, इसके अंदर के जीन को हम लोग क्या कर दिए, साइलेंट कर दिए। ठीक है, तो इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स के फायदे हैं। बताइए क्या क्या फायदा हो सकता है। हम लोग फसलों में जीन क्यों चेंज कर रहे हैं? इसलिए चेंज कर रहे हैं कि फसल जो हो अधिक से अधिक क्या हो, अधिक से अधिक क्षमतावान हो। इसका मतलब ये हुआ कि ओला मतलब जो पथराव होता है बारिश के समय, ओला से, सर्दी से, वर्षा से, सूखा से क्या हो सके, इसको सह सके। मतलब कि ओला को, सर्दी को, वर्षा को, सूखा को जो पौधा बने वो सह सके, ज्यादा सहने वाला हो। यानी अगर सूखा भी पड़ जाए, सर्दी भी हो जाए तो फसल ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये हम लोग का फायदा हो सकता है जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स के। दूसरा फायदा क्या हो सकता है कि रसायनों पर निर्भरता कम हो सकता है। रसायनों पर निर्भरता कम हो जाएगा। रसायनों पर निर्भरता कम करना है, कीटनाशी, पीड़कनाशी का प्रयोग हम लोग कम से कम करें ताकि मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहे। अगला फायदा क्या हो सकता है कि जो हम लोग का मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और मिट्टी के अंदर जो आवश्यक खनिज पदार्थ है उसकी अवशोषण की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, चौथा फायदा क्या हो सकता है? चौथा फायदा यह हो सकता है कि जो फसल हो अधिक पोषक युक्त हो, अधिक पोषक युक्त फसल हो, मतलब कि पोषकता उसमें ज्यादा से ज्यादा हो, यह हो सकता है। मतलब कि विटामिन्स, खनिज युक्त हो, यह फायदा हो सकता है। पांचवा फायदा क्या हो सकता है? पांचवा फायदा यह हो सकता है कि जो हम लोग फसल बनाते हैं जेनेटिक मॉडिफाई करके, वो फसल जब कटता है तो कटने के बाद से नुकसान कम हो। देखते हैं कि फसल कटने के बाद लोग उसमें आग लगा देते हैं, पराली जलाते हैं। हरियाणा, पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाने से दिल्ली की जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, और दिल्ली के पॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, लोगों को ज्यादा खतरा महसूस होता है, दम घुटने लगता है, सांस की बीमारी ज्यादा होने लगती है। तो ये फायदा हो सकता है कि फसल नुकसान जो होता है, फसल कटने के बाद जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके, ये फायदा हो सकता है। तो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स के कुछ फायदे हैं। ठीक है, ये हो गया फायदे आप लोग का। आगे हम लोग देखेंगे कि परजीवी जीव किसको कहते हैं? परजीवी जीव यानी ट्रांसजेनिक परजीवी जीव, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको कहेंगे? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करके इसको लिख देते हैं, आनुवांशिक
अभियांत्रिकी का प्रयोग करके बाहरी जीन को किसी जीव में स्थानांतरित करने से जो जीव बनता है उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी जीव हम लोग बहुत सारा बनाए भी हैं, पढ़ेंगे भी आगे, इसमें पढ़ाएंगे भी कि परजीवी जीव कौन कौन से बने हुए हैं। ठीक है, रोजी गाय भी बनाई गई है, वो एक परजीवी गाय है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर देखिए पौधों में जो हम लोग पौधा बना रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाई करके, जीन में चेंजिंग करके जो पौधा बन रहा है, उस पौधा में से कौन कौन सा पौधा बनाया गया है, कुछ जीन में क्या चेंज किए हैं कि कुछ नया किस्म का पौधा बना लिए हैं। तो उसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। उसमें एक चीज है गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस एक हम लोग बनाए हैं जीन में चेंज करके गोल्डन राइस, यानी जो गोल्डन राइस बना हुआ है ये गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त है, यानी इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, गरीब लोग मान लीजिए कि चावल ही ज्यादा खाते हैं, तो चावल में हर एक प्रकार के पोषक तत्व तो होना चाहिए। चावल में कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो उसमें जीन में बदलाव करके, उस चावल के पौधा के जीन में बदलाव करके हम लोग गोल्डन राइस बनाए हैं। उसमें विटामिन ए युक्त, यानी विटामिन ए को बनाने वाला जीन डाल दिए हैं। कहां से डाले हैं? तो एक डेफोडिल का पौधा होता है, डेफोडिल के पौधा से हम लोग क्या निकाले हैं? बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन निकाल करके, ये डेफोडिल के पौधा से बीटा कैरोटीन जीन निकाला गया है, और इस जीन को निकाल करके हम लोग क्या किए हैं? गोल्डन राइस बनाए हैं। यानी जो राइस है गोल्डन राइस, इसमें बीटा कैरोटीन जीन डाल दिया गया है, और बीटा कैरोटीन जीन डालने से इस गोल्डन राइस में क्या हो गया है? चावल विटामिन ए युक्त हो गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग बनाए हैं जो टमाटर होता है, टमाटर का जो सेल्फ लाइफ होता है, ये बहुत ही कम होता है। देखते हैं किसान टमाटर की खेती किया है, और खेती करने के बाद से ये हुआ कि टमाटर जब तोड़ के लाया, बहुत ज्यादा टमाटर पक गया, तो उसकी जो क्षमता है, सेल्फ लाइफ है, यानी जीवन अवधि है, वो बड़ी कम होती है, बहुत जल्दी सड़ने लगता है। सड़ने इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो ऊपर की परत होती है, वो परत बहुत ही मुलायम होती है। अब मुलायम होने के कारण वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बहुत जल्दी सड़ने लगता है। तब इसको बचाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए? तो टमाटर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि जो टमाटर होता है इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, हम लोग क्या किए? इसके अंदर एक एंजाइम बनता है, टमाटर के अंदर एक एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है पॉलीग्लैक्टोरूनेज, इसको शॉर्टकट में पीजी कहते हैं। जो पॉलीग्लैक्टोरूनेज एंजाइम है, ये पॉलीग्लैक्टोरूनेज एंजाइम जब बनता है इस टमाटर के अंदर, तो टमाटर की जो ऊपर की परत होती है, जो चमड़ा होती है, वो बहुत ही मुलायम बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। तो अगर ये पॉलीग्लैक्टोरूनेज एंजाइम अगर नहीं बने टमाटर के अंदर, तो जो टमाटर की भंडारण क्षमता है वो बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जो उसका ऊपर का मुलायम परत है वो परत नहीं बनेगा। जब परत नहीं बनेगा तो टमाटर की भंडारण क्षमता जो पहले 5 दिन 10 दिन होती थी, वो शायद बढ़ के 20 दिन 1 महीना हो जाए। तो इस पॉलीग्लैक्टोरूनेज एंजाइम को हम लोग क्या करते हैं? बनने से रोक देते हैं। किस विधि का प्रयोग करके रोकते हैं? तो आरएनए इंटरफेरेंस विधि का प्रयोग करके, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इस टमाटर के अंदर पॉलीग्लैक्टोरूनेज एंजाइम बनाने वाले जीन को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, जब ये जीन साइलेंट हो जाता है तो टमाटर के अंदर ये एंजाइम नहीं बनता है, और टमाटर की सेल्फ लाइफ क्या होती है? बढ़ जाती है। तब इसको हम कौन सा टमाटर बोलते हैं? तब इसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर
ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक टमाटर या टोमेटो, तो हम इसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग फसलों के बारे में पढ़ लिए। फसल के बारे में एनसीईआरटी में जितना दिया है 12th क्लास में उतना आप लोग को पूरा बता दी है, पूरा पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मेडिसिन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहां कहां पे कर रहे हैं, किस किस जगह पर कर रहे हैं। अब मेडिसिन बनाने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है आजकल। जैसे कृषि में हुआ है, वैसे ही स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में सबसे अधिक बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को का प्रयोग। देखिए, आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलेंगे ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। कॉपी लेके बैठिएगा और जब भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने से आपको फिर रिवीजन करने में उसको दिक्कत नहीं होगा। और हम इसको एकदम पूरा चार्ट से, डायग्राम से बना बना के समझाते हैं ताकि समझने में भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रयोग हम लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। जानते हैं कि बहुत सारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं। ये ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स बनाने की क्षमता रखते हैं। और फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स हम लोग बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट से बनाए भी हैं। और कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स बनाए हैं? ये फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स इंटरफेरन है, इंटरफेरन को बनाए हैं, इंटरफेरॉन, इंसुलिन बना है, इंसुलिन बनाए हैं हम लोग, हार्मोन्स भी बना है। ठीक है, यानी हम लोग इंटरफेरॉन, इंसुलिन, हार्मोन आदि हम लोग बनाए किसे? ट्रांसजेनिक प्लांट से बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट से हम लोग एक प्रोटीन्स बनाए, एक एंजाइम बनाया है, उसका नाम है हिरुडिन नेपस। ये जो हिरुडिन नेपस है, ये जो एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है। ये एंजाइम निकाला गया है ब्रेसिका नेपस से। ये ब्रेसिका नेपस से निकाला गया है हिरुडिन नेपस। ठीक है, अब ये क्या करता है? हिरुडिन नेपस का काम क्या है? हिरुडिन नेपस का काम है, इसका वर्क जो है, काम है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, ये रक्त को जमने से रोकता है।
ये हिरुडिन नेपस क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है, रक्त को जमने नहीं देगा। और ये हिरुडिन नेपस कहां पे एकत्रित होता है, तो ये एकत्रित रहता है बीजों में। कहां पे एकत्रित होता है, तो बीजों में एकत्रित होता है, हिरुडिन नेपस बीजों में एकत्रित रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग स्वास्थ्य में और सुरक्षा क्षेत्र में कहां कहां पे किए हैं, तो हम लोग दवा बनाने में किए हैं, बहुत सारे औषधि बनाए हैं, फसलों को नुकसान होने से बचाने वाले हम पढ़ चुके हैं। और भी हम लोग इसमें देखिए कहां कहां प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं औषधि बनाने में, औषधि बनाने में कर रहे हैं, अपशिष्ट निदान में कर रहे हैं, अपशिष्ट निदान में कर रहे हैं, तो हम लोग यही देख रहे थे, लाइट कट गया था बीच में, हम लोग देख रहे थे कि औषधि बनाने में कर रहे हैं, अपशिष्ट निदान में कर रहे हैं, और बहुत सारा इंटरफेरॉन, इंसुलिन, हार्मोन, प्रतिजैविक भी हो सकता है, यहाँ पे प्रतिजैविक भी है यानी एंटीबायोटिक, ये सब चीज बनाने में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी तक आपको पता होना चाहिए कि विश्व में, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक मेडिसिन बनाया जा चुका है। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक मेडिसिन को पूरे विश्व में अप्रूवल मिल चुका है, यानी 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक मेडिसिन को पूरे विश्व में अप्रूवल मिल चुका है, मान्यता मिल चुका है, जिसमें से 12 जो है 12 भारत में भी बेची जाती है, 12 भारत में भी बेची जाती है, ठीक है। तो हम अगला जो हम लोग का एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, इतना बताने के बाद से जो हम लोग का अगला एनसीईआरटी का टॉपिक है, हम लोग प्योर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी कटौती नहीं होगी, और एनसीईआरटी से एडवांस नॉलेज हो सकता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक दिया कि इंसुलिन कैसे बनता है। हम लोग के शरीर में इंसुलिन की कमी से जानते हैं कि मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। अब ये डायबिटीज क्यों होता है, कौन से हार्मोन की कमी से होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।